हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सितंबर फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट आरबीआई सर्कुलर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी एमसीक्यूज़ के साथ पिछले 5-6 महीनों के। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमने बैंकिंग अवेयरनेस तो पढ़ाया ही, साथ ही इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया है और इंश्योरेंस भी पढ़ाया है। ठीक है, तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं और वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि 1 टाइम बाय आपको करना है और पूरे साल भर जितने भी एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सभी के लिए केवल यही कंटेंट आपका यूजफुल रहेगा। हर महीने ये अपडेट होता रहता है। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the executive director at the IMF for a period of 3 years by the government of India? भारत सरकार ने 3 वर्ष की अवधि के लिए आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, उर्जित पटेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल को अपॉइंट किया है एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 3 साल की अवधि के लिए, और इस पोजीशन पर ये केवी सुब्रमण्यन को रिप्लेस करेंगे। वो इससे पहले इस पद पर थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। 3 साल का टेन्योर इनका भी था, लेकिन 6 महीने पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इनको गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया था। आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 25 डायरेक्टर्स होते हैं। अलग सब मेंबर्स कंट्रीज अपने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भेजते हैं। ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं, ग्रुप बने रहते हैं। जैसे भारत जिन 4 कंट्रीज के ग्रुप में, उसमें भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और भूटान है। मिस्टर पटेल 24th गवर्नर थे आरबीआई के। 2016 में अपॉइंट हुए थे रघुराम राजन के बाद। इन्होंने भी पहले ही अपना अचानक से इस्तीफा दे दिया था 2018 में। Which organization paid a dividend check of rupees 7,324.34 crore to the finance minister for fiscal year 2024-25? किस संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री को 7,324.34 करोड़ रुपए का लाभांश चेक दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने डिविडेंड चेक दिया है 7,324.34 करोड़ रुपए का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और ये चेक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को दिया गया है LIC के CEO एंड MD R डोराईस्वामी के द्वारा। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी M नागराजू भी मौजूद रहे। LIC 69 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है और इंश्योरेंस सेक्टर में मार्केट लीडर है भारत में। इसका जो एसेट बेस है ये 56.23 लाख करोड़ रुपीस का है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस आलोक आराधे एंड विपुल M पंचोली, हाउ मेनी जजेस आर करंटली सर्विंग इन द सुप्रीम कोर्ट? न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली की नियुक्ति के बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 34। फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक आराधे एंड फॉर्मर पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विपुल M पंचोली, इन्हें जज नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इन्हें पद की शपथ दिलाई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस पूरे हो गए हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो 34 है, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 जजेस, 34। ये स्ट्रेंथ पहले 31 हुआ करती थी, पर 2019 में पार्लियामेंट द्वारा इसको 34 कर दिया गया। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट।
विच कंट्री होस्टेड द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025? किस देश ने बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन बी है इजिप्ट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि लगभग 700 से ज़्यादा पर्सनल फ्रॉम आर्म फोर्सेस एंड द हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में। इस एक्सरसाइज को होस्ट किया गया है इजिप्ट द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर, और कई सारी कंट्रीज हैं इसमें, भारत भी है उनमें। 13 दिन तक ये चलेगी। ये एक बाइनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है, और इजिप्ट द्वारा इसको होस्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर 1990 से ही। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल टू जून ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर रोज टू अ 5 क्वार्टर हाई। व्हाट वाज द रिपोर्टेड ग्रोथ रेट? चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर 5 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट की गई वृद्धि दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.8%। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो करंट फाइनेंशियल के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून के क्वार्टर में 7.8% रही है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज इन सेक्टर ने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा ने बताया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रिडिक्ट किया था वो 6.5% किया था इस फर्स्ट क्वार्टर के, लेकिन उससे ज़्यादा है, 7.8% है। जनवरी से मार्च 2025 की जो ग्रोथ रेट है वो 7.4% थी। 2024-25 की जो फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ थी वो 6.5% थी, तो इन सभी से ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर ग्रोथ रही है अपना 9.3% की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रही है 7.7% की। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इस अप्रैल से जून के महीने में। एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.7% की ग्रोथ दिखाई है। व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर? भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 to 7 सितंबर। नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, 1982 से ही मना रहे हैं। 2025 में इसका थीम रहा ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। Which 22-year-old Indian sprinter has become the first Indian male sprinter to qualify for the 2025 World Athletics Championships in Tokyo? कौन सा 22 वर्षीय भारतीय धावक टोक्यो में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय पुरुष धावक बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है अनिमेश कुजूर। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। 22 साल के हैं अनिमेश कुजूर, छत्तीसगढ़ से आते हैं। इन्होंने इतिहास रच दिया है, ये पहले इंडियन धावक बने हैं जिन्होंने 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टोक्यो में होगी उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने हाल ही में नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि चेन्नई में हुई, यहाँ 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। 20.63 सेकंड में इन्होंने अपनी ये दौड़ कंप्लीट की। इससे पहले भी ये नेशनल रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 100 मीटर में भी 10.18 सेकंड में इन्होंने पूरा किया था, और 200 मीटर में भी 20.32 सेकंड में इन्होंने पूरा किया था। ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। At the India-Japan Economic Forum, what investment target was set between the countries for the next decade? भारत जापान आर्थिक मंच में अगले दशक के लिए दोनों देशों के बीच क्या निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 10 ट्रिलियन युआन। इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम टोक्यो में हुआ है। जापान ने अनाउंस किया है कि हम भारत में अगले एक दशक में 10 ट्रिलियन युआन क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के लिए। जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट के तहत है, जो कि UNFCCC द्वारा ब्रोकर्ड किया गया था, और ये ग्रीन एनर्जी फोकस फॉर अ बेटर फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो इंडिया और जापान जिसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही 10 साल तक भारत और जापान 8 सेक्टर में कार्य करेंगे। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, हेल्थ, पीपल टू पीपल एंड स्टेट परफेक्चर एंगेजमेंट्स। Who won the gold medal in the men's 79 kg category at the Commonwealth Weightlifting Championships in अहमदाबाद? अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन भी है अजय बाबू वल्लूरी। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजय बाबू वल्लूरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अहमदाबाद में। मेंस 79 kg कैटेगरी में अजय बाबू ने 335 किलोग्राम लिफ्ट किया। इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, जो अगली बार ग्लासगो में होगा।
विमेन 69 केजी फाइनल में हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 222 किलोग्राम इन्होंने हटाया। ये 30वां एडिशन था इस चैंपियनशिप का। विच कंपनी साइंड अ 15 ईयर सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर एलएनजी सप्लाई? किस कंपनी ने एलएनजी आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ 15 साल का बिक्री और खरीद समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने 15 साल का सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत 1 मिलियन टन्स पर एनम की सप्लाई की जाएगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। LNG will be delivered to ports across India, supporting the country's growing energy demand and enhancing its energy security. Who was dismissed from the post of Prime Minister of Thailand by the Constitutional Court in 2025? संवैधानिक न्यायालय ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद से किसे बर्खास्त कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पेटोंगटान सिनावात्रा। थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर पेटोंगटान सिनावात्रा को बर्खास्त कर दिया है इनके ऑफिस से। एथिक्स वायलेशन इन्होंने किया है, केवल 1 साल ये पावर में रही, 39 साल की आई और कंट्री की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही, और इन्हीं की फैमिली से कई लोग बने हैं। 6th हैं अपनी फैमिली से, सिनवात्रा फैमिली से, जिन्हें या तो मिलिट्री द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा भगा दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी अनाउंस्ड एन AI फोकस्ड जॉइंट वेंचर विद विच कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किस कंपनी के साथ AI केंद्रित संयुक्त उद्यम की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन ए है मेटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम मेटा के साथ मिलकर AI पर केंद्रित एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं और इसमें 855 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा 70-30 के रेशो में। 70% रिलायंस इन्वेस्टमेंट, 30% मेटा द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मेटा के जो लामा मॉडल है उस पर बेस्ड रहेंगे इसमें टूल्स और जो AI प्लेटफॉर्म रहेंगे। What was the theme of BRICS CCI Healthcare Summit 2025? ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रताप राव जाधव, इन्होंने ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट 2025 की अध्यक्षता की है न्यू दिल्ली में। थीम रहा ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन ब्रिक्स से आती है, 1/3 ऑफ ग्लोबल GDP ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा दिया जाता है, 1/5 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा किया जाता है। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइंड एन MOU विद विच कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसिपिन? हाल ही में डाक विभाग ने डिसिपिन के विकास के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है मैप माई इंडिया मैपल्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने MOU साइन किया मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ। मैप माई इंडिया मैपल्स लोकेशन टेक्नोलॉजी IoT जो स्पेशल सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इसका मकसद यह है कि जो डिसिप्लिन बनाया जा रहा है उसके डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। तो मैप माई इंडिया क्या करेगा? जो इसकी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं उन्हें डिजिपिन के साथ इंटीग्रेट करेगा। Which city in Japan is considered the birthplace of the famous Daruma dolls recently received by PM नरेंद्र मोदी? जापानी के किस शहर को प्रसिद्ध दारुमा गुड़िया का जन्म स्थान माना जाता है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ताकाशाकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दारुमा डोल्स दिए गए हैं रेवी शेशी हिरोशे जो कि चीफ प्रिस्ट हैं सोरिंजन दारुमाजी टेम्पल ताकाशाकी गुन्मा में। दारुमा डोल्स की बात करें तो काफ़ी लकी इनको माना जाता है जापानीज कल्चर में। ताकाशाकी सिटी इसका बर्थ प्लेस है दारुमा डोल्स का, और दारुमा ट्रेडिशन जापान में बोधि धर्म पर बेस्ड है, जो कि इंडियन मोंक रहे थे कांचीपुरम से। जापान में दारुमा दाशी के नाम से जाना जाता है। पेपियर मैशो के एक मटेरियल होता है उससे बनाया जाता है, इन्हें लकी चार्म माना जाता है कंट्री में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस इनोग्रेटेड? मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है नोएडा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मोबाइल डिवाइसेस के लिए इनोग्रेट किया है नोएडा में। इस फैसिलिटी को सेटअप किया गया है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड USA के साथ मिलकर। यहाँ पर हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास प्रोड्यूस किए जाएंगे इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग इस ब्रांड के तहत।
और इनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए सप्लाई किया जाएगा। What was the monetary penalty imposed by the Reserve Bank of India on बंधन बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 44.70 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 44.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बंधन बैंक लिमिटेड पर फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10(1)(b) सेकंड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and non-compliance with certain directions issued by RBI on automation of income recognition, asset classification and provisioning processes in banks। तो इन कारणों की वजह से लगाया है। बंधन बैंक के बारे में आप जानते ही हैं, इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इसके MD एंड CEO है। यूनिवर्सल बैंक है ये। वेयर वॉज द 5th आसियान इंडिया यूथ समिट ऑर्गेनाइज्ड? 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। 5th एडिशन ऑफ आसियान इंडिया यूथ समिट ये गोवा में हुआ है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया फाउंडेशन एंड आसियान फाउंडेशन के साथ मिलकर इस समिट का थीम रहा कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। और आपको बता दें 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पर मनाया जा रहा है। Which Indian organization has become the first to win the Ramon Magsaysay Award? कौन सा भारतीय संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला संगठन बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एजुकेट गर्ल्स। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसे एजुकेट गर्ल्स भी बोला जाता है, ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। ये एक इंडियन नॉन प्रॉफिट वर्किंग फॉर एजुकेशन ऑफ आउट ऑफ द स्कूल, ये एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स है रिमोट विलेजेस में। जो रिमोट विलेज यहाँ पर स्कूल इतना नहीं पहुँच पाते हैं, स्कूलों की पहुँच नहीं है, तो वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाती है। ठीक है, राजस्थान से शुरुआत हुई थी। 2007 में शुरुआत हुई थी इसकी सफीना हुसैन के द्वारा। 2 और विनर्स हैं जिन्हें दिया गया, तो है साइना अली मालदीव से इन्वायरमेंटल वर्क के लिए, और फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुआ ये फिलीपींस हैं। इसको एशियन नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और आपको बता दें 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनीज 7 नवंबर को होंगी मेट्रोपॉलिटन थिएटर मनीला में। वहाँ पर दिए जाएंगे इनको मेडल, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये जो फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट रहे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर रखा गया है। इस प्राइज की स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1957 में की गई थी, हालांकि पहली बार दिया गया 1958 में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था रॉकफेलर ब्रदर फंड ने, जो कि न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड एक फंड है, और सबसे पहली बार 1958 दिया गया था। और इसे कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। 1958 से 2008 के बीच में 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता था, लेकिन 2009 से अब ये जो कैटेगरीज हैं इनको टर्मिनेट कर दिया गया है और इमर्जेंट लीडरशिप के लिए ही ये अवार्ड दिया जाता है। प्रीवियस विनर्स की अगर हम बात करें जो भारत से इन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, तो इनमें मदर टेरेसा है, जयप्रकाश नारायण है, सत्यजीत रे हैं, जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैं, सोनम वांगचुक हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अरुणा रॉय है, किरण बेदी है और अरुण शौरी है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम बी इम्प्लीमेंटेड? भारत की पहली व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ लागू की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन है NH48 गुजरात। देखिए, बैरियर फ्री टोलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए जो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसको प्रमोट किया जाता है NHAI द्वारा। इन्होंने ICICI बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा 84 फी प्लाजा गुजरात, जो कि NH48 पर है। तो इसके लिए एक जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उस दौरान NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव भी मौजूद रहे। न्यू दिल्ली में एग्रीमेंट साइन किया गया। एक एग्रीमेंट और ICICI बैंक के साथ साइन किया गया जिसके जरिए इसी तरह का मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा गरोंडा फी प्लाजा हरियाणा में NH44। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग की अगर हम बात करें तो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम होता है, कोई बैरियर नहीं होता। फास्टैग और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से ही टोल दिया जा सकता है, पर यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और ANPR कैमरास लगे होते हैं जिससे बिल्कुल भी रुकने की नीड नहीं होती है। ठीक है, चलता रहता है ट्रैफिक।
Which state was the top performer in Group 1 under State Energy Efficiency Index 2024? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के तहत समूह 1 में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करता रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है, जिसे डेवलप किया है बीई ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर। तो इसमें एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस दी गई है 38 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ये 6th एडिशन है। 66 इंडिकेटर्स को कवर किया गया है, जिसमें बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम्स, क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव्स ये सभी लिए गए हैं। स्टेट्स को 4 परफॉर्मेंस कैटेगरीज में बांटा गया। एक है फ्रंट रनर 60% से ज़्यादा जिनकी एनर्जी एफिशिएंसी है, फिर अचीवर्स, फिर कंटेंडर्स, फिर एस्पिरेंट्स। तो महाराष्ट्र ग्रुप 1 में है, टॉप पर है। ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश है, ग्रुप 3 में आसाम है, ग्रुप 4 में त्रिपुरा टॉप पर है। What share of total school enrollments in India is accounted for by government schools according to the Comprehensive Modular Survey Education? व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा के अनुसार भारत में कुल स्कूल नामांकन का कितना हिस्सा सरकारी स्कूलों का है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 55.9%। कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 अप्रैल से जून 2025, तो ये बताता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना रहा है स्कूल एजुकेशन में, और करंटली क्या स्थिति है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। 52,085 हाउस होल्ड से लिया गया है डेटा, घरों से 57,742 स्टूडेंट्स को इसमें कवर किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें भारत में, टोटल एनरोलमेंट्स जो हैं, जो टोटल बच्चे स्कूल में जाते हैं उनमें 55.9% गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। रूरल एरियाज़ में काफ़ी हाई है, जहाँ पर 2/3 हैं स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल में एनरोल्ड है, जबकि अर्बन एरियाज़ में केवल 30.1% है। जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं वो 31.9% है। केवल 26.7% ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फीस देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, बल्कि जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें 95.7% स्टूडेंट्स फीस टाइम पर दे पाते हैं। 98.0% स्टूडेंट्स कोर्स फी पे करते हैं प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में अर्बन एरियाज में। अगर रूरल एरियाज में बात करें, रूरल में तो 25.3% स्टूडेंट्स ही कोर्स फी कर पाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। एवरेज पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर जो आता है किसी भी घर का स्कूल एजुकेशन पर किसी एक एकेडमिक ईयर में, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में बात करें, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो 2863 है, ठीक है। वहीं नॉन गवर्नमेंट स्कूल में 25,002 रुपये है। अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल, जितने भी तरह के स्कूल हैं, हाईएस्ट एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट किसी एकेडमिक ईयर में ये 7,111 रहा है। उसके बाद फिर मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहता है ना वो कोर्स फी पर ही रहता है, जो फीस देते हैं 7,111। उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक पर एक्सपेंडिचर होता है, स्टेशनरी पर एक्सपेंडिचर होता है। नियरली अ थर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट वर टेकिंग और हैड टेकन प्राइवेट कोचिंग ड्यूरिंग देयर करंट एकेडमिक ईयर। तो 27% स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग जरूर ले रहे होते हैं भले ही वो स्कूल में जा रहे हैं, और ये अर्बन एरियाज में तो काफ़ी कॉमन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा? कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दिनेश के पटनायक। दिनेश के पटनायक को नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है कनाडा में। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड रेयर क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम इन द मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे आकाशगंगा में नव खोजी गई दुर्लभ क्वाड्रुपल तारा प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है UPM से 1040-3551 AAB BAB। साइंटिस्ट ने काफ़ी दुर्लभ क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम को खोजा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसका नाम है UPM Z1040-3551 AAB BAB, ठीक है। और ये पहला सिस्टम है जहाँ पर 2 ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स ऑर्बिट कर रहे हैं 2 रेड ड्वार्फ स्टार्स के चारों ओर। ब्राउन ड्वार्फ क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं, सिमिलरिटीज होती हैं इनकी स्टार्स से और जो भी अदर प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनफ मास इनका नहीं होता है, ना ही इतना ब्राइट होती है, ना शाइन कर पाती हैं। ये इनके पास इतनी हीट नहीं होती कि ये शाइन कर पाएँ, ठीक है। इसलिए इनको फेल्ड स्टार्स भी कहते हैं, इन्हें डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना। विच इंडियन पेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? 2025 BWF
विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। 2025 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये पेरिस फ्रांस में हुई है। शी युकी जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से हैं, इन्होंने मेंस कैटेगरी में टाइटल जीता। अकेने यमागुची जो कि जापान से हैं, इन्होंने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता। इंडियन पेयर सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, सेमीफाइनल में ये हार गए चाइना के सैन बो यांग और लिू जी से। Which state topped the annual survey of industries 2024 in terms of number of factories and persons employed in the manufacturing sector? विनिर्माण क्षेत्र में कारखानों और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 में शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन भी है तमिलनाडु। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो तमिलनाडु टॉप स्टेट है अगर हम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड पर्सन्स जहाँ पर कार्य कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी बात करें। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज किस राज्य में है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सबसे ज़्यादा पर्सन किस राज्य में है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो तमिलनाडु है। ये कहने का मतलब है। ऐसा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2023-24 में बताया गया है, जिसे रिलीज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। सर्वे के अनुसार टोटल 1,95,89,131 पर्सन फैक्ट्रीज में इंगेज्ड हैं, जिसमें से तमिलनाडु का शेयर है 15.24%। उसके बाद फिर गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर कर्नाटक आता है। 2,60,61 फैक्ट्रीज हैं टोटल इंडिया में, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 15.43%। उसके बाद फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। टॉप 5 इंडस्ट्रीज की बात करें तो बेसिक मेटल, फिर मोटर व्हीकल्स, फिर केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फिर फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ही हैं। ग्रोस वैल्यू एडेड 11.89% से ग्रो किया है। इंडस्ट्रियल आउटपुट भी ग्रो किया है 5.80% से। टोटल एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर 5.92% की ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली है। सतीश कुमार whose tenure has been extended is currently serving as the chairman of रेलवे बोर्ड। सतीश कुमार जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार का टेन्योर 1 साल तक बढ़ा दिया है और 1 सितंबर 2026 में ये रिटायर होंगे। 1 सितंबर 2024 को अपॉइंट हुए थे ये। Who have been named as India's flag bearer for the upcoming World Para Athletics Championship 2024? आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है धर्मवीर एंड प्रीति पाल। धर्मवीर और प्रीति पाल इंडिया के फ्लैग बीयर होंगे अपकमिंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि नई दिल्ली में होगी 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। 73 मेंबर का इंडियन दल, भारतीय दल इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता था मेंस क्लब थ्रो F51 इवेंट में पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में। वहीं प्रीति ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे पेरिस पैरालंपिक्स में, तो विमेन 100 मीटर और 200 मीटर T35 रेस इवेंट्स में। Which airline has recently joined the International Air Transport Association as a member? हाल ही में कौन सी एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में सदस्य के रूप में शामिल हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने IATA को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। ये 4th इंडियन कैरियर बन गई है जो इसका हिस्सा बनी है IATA का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA लगभग 350 एयरलाइंस इसके तहत आती हैं और आपको बता दें 4थी एयरलाइन है ये जो IATA का मेंबर बनी है। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट भी इसका हिस्सा है। मतलब इससे पहले इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया इसका हिस्सा थी, अब एयर इंडिया एक्सप्रेस भी इसका हिस्सा हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी participated in the 25th meeting of the Council of Heads of State of which organization in China? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में किस संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी है SCO। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तियानजिन चाइना में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ हेड हैं, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उनकी 25th मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मतलब जो भी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, जो भी हेड हैं वहाँ के, तो उनकी 25th मीटिंग थी ये जो SCO के मेंबर्स हैं। थीम रहा अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। तो इसमें 20 से ज़्यादा नेशंस और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
ने पार्टिसिपेट किया है और ये अब तक की लार्जेस्ट समिट थी, जो एससीओ की अब तक की सबसे लार्जेस्ट समिट थी और 5वीं बार है जब चाइना ने इस समिट को होस्ट किया है। और समिट के एंड में तियानजिन डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। किर्गिस्तान अब नेक्स्ट एससीओ समिट को होस्ट करेगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बात करें, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। 10 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा। जून 2017 में 8 मेंबर हो गए जब भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बने और 2023 में ईरान भी इससे जुड़ा और बेलारूस 2024 में जुड़ा है। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। Which country has been ranked the safest in Asia in the Global Peace Index 2025? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में एशिया में किस देश को सबसे सुरक्षित स्थान बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। तो ये जो टेबल है ये तो ग्लोबली है। ग्लोबली अगर हम देखें तो आइसलैंड पहले नंबर पर है और सिंगापुर छठे नंबर पर है। पर अगर हम एशिया की बात करें तो सिंगापुर सेफेस्ट कंट्री है एशिया में। देखिए, सिंगापुर सेफेस्ट कंट्री है एशिया में, ऐसा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में बताया गया है। हालांकि वर्ल्ड वाइड इसकी रैंक 6th है। तो इस बार 19th एडिशन लॉन्च किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। 163 कंट्रीज को सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन के हिसाब से रैंक किया गया है। भारत 115वीं पोजीशन पर है। 2.229 भारत का स्कोर है और कोई चेंज नहीं है पिछले साल की रैंकिंग से। आइसलैंड टॉप स्पॉट पर है, इसके बाद फिर आयरलैंड आता है, फिर न्यूजीलैंड आता है, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर, फिर पोर्चुगल, फिर डेनमार्क, फिर स्लोवेनिया। रशिया लीस्ट सेफेस्ट कंट्री है और फिर यूक्रेन है, फिर सूडान है। वेयर इज द एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 बिटवीन इंडिया एंड यूएसए बीइंग कंडक्टेड? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फोर्ट वेनराइट, अलास्का। इंडियन आर्मी का दल फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए के लिए निकल चुका है क्योंकि वहां पर 21st एडिशन होगा इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। जो इंडियन कंटिजेंट है यहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है मद्रास रेजिमेंट बटालियन, ठीक है, और यूएसए की ओर से भी आप देख सकते हैं बोब कैट्स रेजिमेंट इनकी पार्टिसिपेट कर रही है। तो यूएस और इंडिया के बीच में होता है ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। Who has recently assumed charge as the new Comptroller General of Accounts? हाल ही में नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 29th ऑफिसर हैं जो इस पोजीशन पर पहुंची हैं। जो ये सीजी होता है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग and managing a technically sound management accounting system and preparation and submission of the accounts of the union government. एक और इसी तरह की अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। एयर मार्शल संजीव गोरतिया, ये एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं इंडियन एयरफोर्स में। अंडर द न्यू MOU signed between Indian Railways and the SBI, the insurance coverage for railway employees with salary accounts in SBI has been enhanced to what amount? भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच हस्ताक्षरित नए समझौते ज्ञापन के तहत एसबीआई में वेतन खाते वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज को कितनी राशि तक बढ़ा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1 करोड़ रुपीस। एक लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भारत के 2 लीडिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में, एक तो इंडियन रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। इस एमओयू के तहत जो इंश्योरेंस कवरेज है उन रेलवे एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने अपना सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ खोला हुआ है, तो उनके लिए जो एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस, उनके जो परिजन है उनको जो इंश्योरेंस है वो 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पहले 1.20 लाख रुपीस था ग्रुप ए के लिए, 60,000 तक ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ के लिए और 30,000 तक ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसको 1 करोड़ रुपए कर दिया है। और all rail employees holding only a salary account with SBI will be eligible for natural death insurance की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए तक का है। भारत पे लॉन्च्ड इट्स न्यू क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? भारत पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में
अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत पे और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मिलकर यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे नेटवर्क पर। इसी तरह से एसबीआई कार्ड और फ्लिपकार्ट ने भी फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द एराइज फॉर यू इनिशिएटिव? किस कंपनी ने एराइज फॉर यू पहल की शुरुआत की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन डी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एराइज फॉर यू एक नेशनल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है जिसे पियर्सन इंडिया और MEITY स्टार्टअप हब के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसमें 1.5 लाख स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, 3000 कैंपस से। तो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना बच्चों में लाना इसका उद्देश्य है Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में। Which Indian company signed a loan agreement worth 60 billion Japanese yen with जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन? किस भारतीय कंपनी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 60 बिलियन जापानी यूएन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC, इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 60 बिलियन जापानीज येन का, यानी कि 3500 करोड़ रुपए का, जो भी भारत में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, तो जो भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास इस तरह के लोन आते हैं जो क्लीन एनर्जी रिलेटेड है, ठीक है, तो उनको पैसा देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। विच इंडियन बैंक साइंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट वर्थ 100 मिलियन यूरो विद एजेंस फ्रेंचाइज स्टेट डेवलपमेंट? किस भारतीय बैंक ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ 100 मिलियन यूरो मूल्य के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एजेंस फ्रेंचाइज स्टेट डेवलपमेंट AFD के साथ मिलकर 100 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन की है ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए भारत में। सेम वही है, जो भी प्रोजेक्ट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आएंगे जहाँ पर ग्रीन फाइनेंसिंग की जरूरत होगी या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे कार्बन एमिशन कम होता हो, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लोन देगा SBI। अब SBI को ही पैसा चाहिए तो वो ये जो लोन ले रहा है इससे AFD से लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, तो इसके जरिए देगा। Who has become the youngest Indian chess player to earn FIDE ratings across all 3 formats? तीनों प्रारूपों में FIDE रेटिंग हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आरिनी लाहौती। 5 साल की हैं आरिनी लाहौती और ये इंडिया की यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने FIDE रेटिंग प्राप्त की है चेस के तीनों फॉर्मेट्स में, क्लासिकल में भी, रैपिड में भी और ब्लिट्स में भी। तो 1533 इनकी रेटिंग है क्लासिकल में, 1550 है रैपिड में, 1498 है ब्लिट्स में। और फर्स्ट 2019 बॉर्न चेस प्लेयर इंडिया से बन गई जिन्होंने ऐसा किया है। सितंबर 2019 में इनका जन्म हुआ था और ऑलरेडी अगस्त में इंडिया की हाईएस्ट रेटेड प्लेयर बन गई है अपनी एज ग्रुप में। Which government department has signed an MOU with ESRI India Technologies Private Limited for DigiPin initiative? किस सरकारी विभाग ने DigiPin पहल के लिए ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इस MOU के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो ESRI इंडिया का जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एंड स्ट्रीट बेस्ड मैप है उसको यूज कर पाएंगे अपने DigiPin पोर्टल के लिए। Who launched the AI powered interactive mobile application for India Mobile Congress 2025? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए AI संचालित इंटरेक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य M सिंधिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इन्होंने AI पावर्ड इंटरेक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए, जिसका थीम रहेगा इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो इससे अब जो यूजर्स हैं वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं सेशंस को रियल टाइम में, कहीं से भी जुड़ सकते हैं और रियल टाइम कनेक्शन इससे मिलेगा, चैट्स वगैरह मिलेंगी, सब कुछ। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ आदिवाणी?
किस मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो देखिए ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बीटा वर्जन लॉन्च किया है आदिवाणी का। आदिवाणी क्या है? इंडिया का फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए, यानी कि आप ट्राइबल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें, जो भी सपोर्ट करती है आदिवाणी। आदिवाणी को डेवलप किया गया है एक समूह जिसका नेतृत्व आईटी दिल्ली कर रहा है। इसमें बिट्स पिलानी भी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी है, ट्रिपल आईटी नवा रायपुर है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के। आदिवाणी will help bridge communication gaps for tribal communities residing in remote areas, impart tribal youth digitally, and support last mile delivery of services under Adi Karmayogi framework. Which small finance bank has partnered with Hitachi Payment Services to upgrade its payment processing and debit card management? किस लघु वित्त बैंक ने अपने भुगतान प्रसंस्करण और डेबिट कार्ड प्रबंधन को उन्नत करने के लिए हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप अनाउंस किया हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ। ठीक है, जो भी हिताची पेमेंट सर्विसेज का जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका जो पेमेंट प्रोसेसिंग एंड डेबिट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए और उन्नत बनाने के लिए। ठीक है, एमडी एंड सी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के गोविंद सिंह है, हेडक्वार्टर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। द इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मेडन एक्सरसाइज आरोग्य सेतु इन विच स्टेट? भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला आरोग्य सेतु अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है आसाम। इंडियन आर्मी ने अपना पहला एक्सरसाइज आरोग्य सेतु ऑर्गेनाइज किया है रूपाई डुमडुमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम में। तो इसका मकसद रहा मेडिकल जो इंडियन आर्मी है और जो सिविल मेडिकल फ्रेटर्निटीज है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, पीएससी हैं, जो सिविल डॉक्टर्स हैं, वो मिलकर किस तरह से कार्य करें अगर कोई डिजास्टर या फिर वार लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं। ऑन विच डेट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फाउंडेशन डे ऑल्सो नोन एज IPPE डे सेलिब्रेटेड? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है September 1st। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर को मनाया जाता है और 1 सितंबर को इसने इस बार अपना 8वां फाउंडेशन डे मनाया है। 12 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स इन्होंने अब तक प्राप्त कर लिए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इसमें। 1 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 8 साल हो गए। इसके चेयरमैन हैं वंदिता कौल। MD एंड सीनियर आर विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार और मोटो है एवरी कस्टमर इज इम्पोर्टेंट, एवरी ट्रांजेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड एवरी डिपॉजिट इज वैल्यूएबल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। तो बिहार में स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अप्रूव कर दी है जिसका मकसद महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना है। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसे अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा की गई है। तो इस स्कीम में हर एक फैमिली से एक महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपनी मर्जी का कोई भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सके। तो इस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो दी जाएगी 10,000 रुपये की। जो भी फैमिली से जिसे भी सिलेक्ट किया जाएगा महिला को, उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो वो अपना मर्जी का जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी शुरू करना चाहती है कर सकती है। बाकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड को लॉन्च किया है। तो जो ये जीविका निधि है इसका मकसद है इजी एक्सेस जो है लोगों को मिल सके फंड्स के लिए। ठीक है, जो भी जीविका के साथ कम्युनिटी मेंबर्स एसोसिएटेड हैं उनको अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर फंड की प्राप्ति हो सके। ऑल रजिस्टर्ड क्लस्टर लेवल फेडरेशंस ऑफ जीविका विल बिकम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ बिहार एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट फंड्स। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2025 September 2? 2 सितंबर 2025 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है, 2009 से मनाते आ रहे हैं। 2025 में इसका थीम है
अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। अच्छा, ग्लोबली अगर हम देखें कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री में तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया, ये टॉप 3 लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। पहले पर इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर इंडिया। भारत में पहले केरल हुआ करता था, लेकिन अब कर्नाटक हो चुका है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोकोनट्स का। Whereas India's first end-to-end semiconductor outsource assembly and test OSAT pilot line facilities been inaugurated, भारत की पहली एंड टू एंड सेमीकंडक्टर आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है सनंद। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट end-to-end semiconductor outsource assembly and test pilot line facilities को इनोग्रेट किया है सनंद, गुजरात में। तो यहाँ पर जो चिप्स मैन्युफैक्चर्ड होंगी इस फैसिलिटी में, उनको कस्टमर क्वालिफिकेशन में यूज़ किया जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव नेम्ड भारती, किस संगठन ने भारती नामक पहल शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन भी है अपेडा। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है भारती, ताकि इंडिया का जो एग्री फूड एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। तो भारती को जो है साइन किया गया है। भारती हैज बीन डिजाइन टू सपोर्ट 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स, प्रमोट इनोवेशन एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू 50 बिलियन US$ बाय 2030। तो 100 जो एग्री फूड स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा। भारती का मतलब है भारत सब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। अपेडा का इंस्टीट्यूशन ईयर पूछ लेते हैं। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। इसका मकसद यही है जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ विच टू कंट्रीज रिसेंटली साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाल ही में किन दो देशों के अंतरिक्ष उद्योग संघों ने अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडिया एंड फिलीपींस। स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड द फिलीपींस, इन्होंने MOU साइन किया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में दोनों मिलकर आगे बढ़े। सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया SIA इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ द फिलीपींस EIAPI, तो दोनों ही देशों की ओर से इन एजेंसीज ने MOU साइन किया है। Which city has been ranked among India's safest cities for women according to the National Annual Report and Index on Women's Safety 2025? राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार किस शहर को महिलाओं के लिए भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कोहिमा। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइसोल, गैंगटॉक, ईटानगर एंड मुंबई, ये इंडिया की सेफेस्ट सिटीज़ हैं महिलाओं के लिए। वहीं अगर हम लीस्ट सेफ कंट्री की बात करें तो पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची आते हैं। ऐसा बताया गया नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी 2025 में। इसमें 12,777 वीमेन को सर्वे किया गया है 31 सिटीज़ से, और जो नेशनल सेफ्टी स्कोर है ये 65% है, और इसको अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है, मच अबव, अबव, बिलो और मच बिलो, ये बेंचमार्क है। तो 10 में से 6 महिलाएं फील सेफ करती हैं सिटी में, अपनी सिटी में। 40% स्टिल अपने आप को अनसेफ फील करती हैं। सेफ्टी परसेप्शंस नाइट के समय में काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, यानी कि सेफ लगना काफ़ी कम हो जाता है नाइट के समय में, खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और रिक्रिएशनल स्पेसेस में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेफेस्ट हैं, ठीक है, डे के टाइम, और सेफ्टी परसेप्शन फॉल शार्पली एट नाइट और ऑफ कैंपस। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन विजया राहतकर हैं। हु हैज टेकन ओवर द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI, BCCI के अंतरिम अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन सी है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला को इंटरिम बेसिस पर अंतरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के, क्योंकि रोजर बिन्नी जो इस पद पर थे परमानेंट, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। बिन्नी को BCCI के प्रेसिडेंट अक्टूबर 2022 में बनाया गया था, और बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। तो लास्ट मंथ 70 साल के हो गए, तो कट ऑफ एज थी यही, हालांकि अब बढ़ा दिया कट ऑफ एज, 75 साल कर दिए,
जो भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के ऑफिस भी रहने हैं उनके लिए नई कट ऑफ 75 साल है। विच कंपनी साइंड एन MOU विद द इंडियन आर्मी इन सिक्किम फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सिक्किम में भारतीय सेना के साथ किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने लेटर ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन आर्मी सिक्किम के साथ, जिसके जरिए इको जोन बनाया जाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो बिस्लेरी का प्रोग्राम है बॉटल्स फॉर चेंज, इसके तहत गैंगटॉक मिलिट्री स्टेशन में। थ्रू दिस एसोसिएशन BFC Bottles for Change will contribute to develop plastic waste management and send all post-consumer plastic from the station for recycling। तो जो गैंगटॉक मिलिट्री स्टेशन में जो भी प्लास्टिक है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। Which space startup launched 3 hyperspectral Earth imaging satellites on board SpaceX Falcon 9 rocket, marking the completion of the first phase of Firefly? किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से 3 हाइपर स्पेक्ट्रल पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह को लॉन्च किया जो फायरफ्लाई के पहले चरण को पूरा करता है? राइट आंसर ऑप्शन है पिक्सेल। देखिए 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है इंडियन स्टार्टअप पिक्सेल द्वारा। और कहाँ से लॉन्च किया गया? SpaceX से फाल्कन 9 रॉकेट से। तो 3 सैटेलाइट्स इसी तरह की हाइपर स्पेक्ट्रल पहले जनवरी में लॉन्च की गई थी और 3 अब लॉन्च की गई हैं। तो इससे जो पिक्सेल का फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन है उसका पहला फेज पूरा हो गया है। तो लगभग 18 से 24 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन पिक्सेल बनाने जा रहा है। हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस से क्या होता है? अर्थ का इकोसिस्टम को मॉनिटर करने में ईजी होता है, जिसका एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में, ऑयल एंड गैस में, माइनिंग में। ध्रुव स्पेस भी अपना पहला कमर्शियल लीप 01 मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसके जरिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अकुला टेक और से जो है अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट्स, ठीक है, इनके साथ कोलैबोरेशन किया है और फाल्कन 9 रॉकेट से इनको भेजेगा। विच मिनिस्ट्री रिलीज द UDI SE Plus 2024-25 रिपोर्ट? किस मंत्रालय ने UDI SE Plus 2024-25 रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी कि UDI SE Plus 2024-25 रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया गया है इंडिया का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो पहली बार इस तरह की रिपोर्ट 2018-19 एकेडमिक ईयर के लिए शुरू हुई थी। अच्छा, इस बार बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं हमारे देश में 1 करोड़ से पार हो चुके हैं। 1,01,22,420 है, यानी कि 6.7% का इंक्रीज देखने को मिला है 2022-23 के कंपेरिजन में। प्यूपिल टीचर रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2024-25 में देखें तो ये रेशियो 10 स्टूडेंट्स पर टीचर है, यानी कि 10 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है रिस्पॉन्सिबल फाउंडेशनल लेवल पर, 13 एट द प्रिपरेटरी लेवल, 17 एट मिडिल लेवल, 21 एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। और हालांकि सब बिलो हैं, जो मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स पर टीचर लिखा है उससे बिलो हैं। ड्रॉप आउट रेट्स की बात करें तो ये भी डिक्लाइन हुआ है। जो प्रिपरेटरी लेवल ड्रॉप आउट्स है ये 3.7% से गिरकर 2.3% हो गया है। मिडिल लेवल ड्रॉप आउट्स भी 5.2% से गिरकर 3.5% हो गया है। सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट्स भी 10.9 से गिरकर 8.2% हो चुका है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियोज ये इंक्रीज हुआ है। मिडिल लेवल ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 90.3% रहा 2024-25 में। सेकेंडरी लेवल ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 68.5% रहा है। सिंगल टीचर स्कूल, ऐसे स्कूल जहाँ पर केवल सिंगल टीचर है, 2022-23 में वो 1,10,971 थे और अब 1,04,125 है 2024-25 में। देख लिए कितने ऐसे स्कूल। जीरो इनरोलमेंट स्कूल, जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट है बच्चों का, वहाँ पर 12,954 से घटकर 7,993 हो चुके हैं। जेंडर इक्विटी भी बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है एजुकेशन में। फीमेल रिप्रेजेंटेशन अमंग टीचर्स ये बढ़ा है, 54.2% है। वहीं गर्ल्स इनरोलमेंट भी बढ़ा है, 48.3% हो गया 2024-25 में। टोटल इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी एज 3 से 11 के बीच में स्कूल्स में, ठीक है, और ड्रॉप देखने के बाद नियरली 25 लाख का 2024-25 में, अगर हम 23-24 से कंपेयर करें। 12.09 करोड़ स्टूडेंट्स फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेजेस में इनरोल हुए हैं, जो कि डिक्लाइन हुआ है। 11.84 करोड़ स्टूडेंट्स हो गया है 2024-25 में। टोटल स्कूल एनरोलमेंट नंबर has fallen by 11 lakh students from 24.8 crore to 24.69 crore, an all-time low since 2018-19. Who won the
फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स चेस टूर्नामेंट इन यूएई। संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रणव वेंकटेश। तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश, इन्होंने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स चेस टूर्नामेंट जीत दिया है यूएई में, और इन्होंने हराया स्पेन के अलान पिशोट को। 23,000 यूएस डॉलर की प्राइस में इनको मिलती है। Ashok Leyland recently entered into an exclusive long-term partnership with which company for next generation batteries? अशोक लेलैंड ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक विशेष साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है काब ग्रुप। अशोक लेलैंड ने एक लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन की है नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज के डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए काब ग्रुप के साथ मिलकर, जो कि एक बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है चाइना में। ठीक है, तो 5,000 करोड़ रुपए अगले 7 से 10 सालों में हिंदुजा ग्रुप द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एलाथूर लेक एज इट्स थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एलाथूर झील को अपना तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एलाथूर लेक, जो कि रोड डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस राज्य का तीसरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। इससे पहले अरितापत्ती, जो कि मदुरई में है, ये भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, और कसमपट्टी, जो कि डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी हेरिटेज साइट है। विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द सेविंग्स प्रो डिपॉजिट अकाउंट? किस बैंक ने सेविंग्स प्रो जमा खाता शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन है जियो पेमेंट बैंक। तो जियो पेमेंट बैंक सेविंग्स प्रो डिपॉजिट अकाउंट ओपन करेगा, विच विल ऑटो इन्वेस्ट आइडल कैश इन द बैंक अकाउंट इनटू ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स फॉर बेटर रिटर्न्स। जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की बात करें 2018 में शुरुआत हुई, हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में है, सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, विनोद ईश्वरन इसके एमडी एंड सीईओ है। इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन? केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन द्वारा किस जिले में मत्स्य शक्ति परियोजना शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड मारिटाइम अफेयर्स जॉर्ज कुरियन के द्वारा। द इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विजिंजम रीजनल सेंटर ऑफ आईसीआर सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। वेयर वॉज द सेमिकॉन इंडिया 2025 इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है यशोभूमि न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 को इनॉग्रेट किया है यशोभूमि न्यू दिल्ली में, और सेमिकॉन इंडिया 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लॉन्च किया गया था 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। तो भारत में जितने भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड इनिशिएटिव है उसको यही देखता है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर एस या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे हमारे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 से 1962 तक, और सेकंड प्रेसिडेंट थे 1962 से 1967 तक। इस बार जो टीचर्स डे का थीम है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही रिक्वेस्ट किया था कि उनके बर्थडे को एक पर्सनल सेलिब्रेशन के तौर पर ना ऑब्जर्व किया जाए, बल्कि इस देश के जो टीचर्स हैं उनको उनको जो है एक तरह से सम्मानित किया जाए। 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और 5 सितंबर को टीचर्स डे हम मनाने लगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारे देश का टीचर्स डे। एक वर्ल्ड टीचर्स डे भी होता है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता वर्ल्ड टीचर्स डे। अच्छा, 5 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाया जाता है। 5 सितंबर ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि जो मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता है, इनकी जो डेथ है वो इस दिन हुई थी। एनिवर्सरी ऑफ पासिंग अवे इस दिन होता है। Which countries ranked second and third in global oil consumption after the United States in 2024-25?
2024-25 में वैश्विक तेल खपत में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन से देश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, चाइना एंड इंडिया। ये जो क्वेश्चन में 2024-24 लिखा है ना, 2024-25 है ये। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिस्ट, पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है। यदि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें, ये भी प्रोड्यूसिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंजम्पशन से है, उसे देखेंगे आगे। पर अगर आप यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी देख लें तो पहले पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर सऊदी अरब है, फिर रशिया है, चौथे पर ईरान है, पांचवें पर कनाडा है। चलिए अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है, 0.6% ऊपर हुआ है 2024 में और 97 मिलियन बैरल्स पर डे हो चुका है। और ऐसा कहा है एनर्जी इंस्टीट्यूट्स की जो स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। 20,135,000 बैरल्स डेली ये निकालता है। और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे पर रशिया है। अगर हम बात करें कंजम्पशन साइड पर, तब भी यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है, तेल का। और चाहे दूसरे नंबर पर चाइना आता है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। यही हमारा क्वेश्चन भी था। Which city ranks as the most expensive city in the world in 2025 according to Numbio's Cost of Living Plus Rent Index 2025? न्यूम्बियो के कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस रेंट इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, न्यूयॉर्क सिटी। तो अमेरिकन एंड यूरोपियन सिटीज खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, स्विट्जरलैंड में, ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव हब्स में से एक है, ऐसा नोम्बियो के कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस रेंट इंडेक्स 2025 में बताया गया है। न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है रहने के लिए। हाई हाउसिंग डिमांड है, लिमिटेड सप्लाई है। इसके बाद फिर ज्यूरिक, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को एंड बेसेल आते हैं, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की सिटीज हैं सब, सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर बाकी। कोयम्बटूर जो कि भारतीय सिटी है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी है ग्लोबली। फिर उसके बाद लखनऊ, फिर इंदौर, फिर लाहौर, फिर रावलपिंडी। वेयर इज एक्सरसाइज मैत्री 14 बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड? भारत थाईलैंड के बीच अभ्यास मैत्री 14 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है उमरोई, मेघालय। इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 14, ये जॉइंट ट्रेनिंग नोट उमरोई मेघालय में हुआ है। और 13वां एडिशन जो पिछले साल हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था। तो एक बार भारत में होता है, एक बार थाईलैंड में होता है। बाकी भारत की ओर से बैटालियन ऑफ द मद्रास रेजिमेंट के 120 पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत की ओर से। विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन MOU विद द आर्मी ट्रेनिंग कमांड टू एस्टैब्लिश विग्रह? किस संस्थान ने विग्रह की स्थापना के लिए सेना प्रशिक्षण कमान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, IIT हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, इन दोनों ने एक MOU साइन किया जिसके जरिए विग्रह जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आर्म फोर्सेस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। विग्रह का मतलब है वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन AR VR एंड हाई टेक एप्लीकेशन फॉर द आर्मी, ये विग्रह का मतलब है। तो रोबोटिक्स, अनमैन्ड सिस्टम्स और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें इंडियन आर्मी फोर्सेस को और आगे ले जाना इसका मकसद है। Which two companies signed an MOU to jointly evaluate opportunities in copper and critical mineral sectors? तांबा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में अवसरों का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करने के लिए किन दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने MOU साइन किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए दोनों ही कॉपर एंड क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे। The primary focus is to jointly identify and evaluate opportunities in copper and critical mineral sectors and to explore participation in partnership with renowned global companies in these sectors. तो जो भी global companies हैं उनके साथ भी partnership की जाएगी इन दोनों के द्वारा। Who represented the Made in India Vikram 32-bit processor launch vehicle great chip to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेड इन इंडिया विक्रम 32-बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेट चिप किसने मेड की? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अश्विनी वैष्णव। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक मेड इन इंडिया विक्रम 32-बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेट चिप मोमेंटो
प्रदान किया है सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान। ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं इनको डिजाइन और डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इसरो का है और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के द्वारा। ये एक एडवांस वर्जन है इंडियसली डिजाइन 16 बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर का, जिसे एवियोनिक्स सिस्टम में यूटिलाइज किया गया है। और जो ये विक्रम 32 बिट प्रोसेसर है इसको स्पेस फ्लाइट्स में यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा 31 मोर प्रोटोटाइप चिप्स हैं जिन्हें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी जम्मू, आईआईटी रुड़की, आईआईटी धनबाद, एनआईटी दुर्गापुर इनके द्वारा बनाया गया है। ये मोमेंटो है जो इन्होंने हाथ से दे रहे हैं ना, ये मोमेंटो। 12 एमओयू साइन हुए हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान। हाउ मच इंसेंटिव हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर डेवलपिंग रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1500 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम या प्रोत्साहन योजना अप्रूव कर दी है जिसके जरिए रिसाइकलिंग कैपेसिटी डेवलप की जाएगी हमारे देश में, ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सके, उनको प्रोडक्शन किया जा सके सेकेंडरी सोर्सेज से। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ये एक हिस्सा है ये स्कीम। जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है इसके तहत 24 मिनरल्स को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफाई किया गया है एंड 29 अदर्स को इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो इस स्कीम का टेन्योर रहेगा 6 साल का 2025-26 से 2030-31 तक। और जो एलिजिबल फीड स्टॉक है जो सेकेंडरी सोर्स है उसमें ई वेस्ट है, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप है, ये सब। Scheme will be applicable to investment in new unit as well as expansion of capacity, modernization and diversification of existing units। जो ये स्कीम है ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा यदि आप रिसाइकलिंग वैल्यू चेन तैयार करते हैं जहां पर सेकेंडरी सोर्सेज से क्रिटिकल मिनरल्स को प्राप्त किया जा सके। Which company has been fined 10 lakh rupees by Central Consumer Protection Authority for misleading advertisement and unfair trade practice? भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? राइट आंसर ऑप्शन बी है रैपिडो। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रैपिडो पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है। साथ ही ये भी कहा है रैपिडो को कि कोई भी कंज्यूमर जिसने ऑटो इन 5 मिनट और गेट ₹50 ये वाला ऑफर जिन्होंने अवेल किया है और उन्हें 50 रुपये कंपेंसेशन के तौर पर नहीं मिले हैं, उन्हें 50 रुपये उनके वॉलेट में दो। रैपिडो एक इंडियन राइड हेलिंग सर्विस है, बाइक टैक्सी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और 2015 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स है। टाटा मोटर्स लिमिटेड रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर विच इटालियन मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस इटालियन बहुराष्ट्रीय परिवहन वाहन विनिर्माण कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है इवेको ग्रुप। तो टाटा मोटर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इवेको ग्रुप के साथ जो कि इटली का है। तो इसको एक्वायर करेगा टाटा मोटर्स 38,000 करोड़ रुपए में। और अगर जैसे ये डील कंप्लीट होगी टाटा का बिगेस्ट एक्विजिशन होगा। टाटा की जो सब्सिडरी है टीएमएल सीवी होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड, इसके जरिए एक्वायर किया जाएगा। और एक और इसी तरह का करंट अफेयर है टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स, ये एक्वायर करेगा स्लोवाकिया बेस्ड आईएसी ग्रुप को। व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है $2.4 बिलियन। इंडिया का जो करंट अकाउंट है ये डिफिसिट में चला गया है अप्रैल से जून क्वार्टर में, और करंट अकाउंट डिफिसिट $2.4 बिलियन की रही है या फिर 2.2% ऑफ जीडीपी, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में 2025-26 के। जबकि अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें वहां पर सरप्लस थी 13.5 बिलियन थी या फिर 1.3% ऑफ जीडीपी थी। अगर हम सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर बात करें तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट 8.6 बिलियन की थी या फिर 0.9% ऑफ जीडीपी थी। What was India's index of industrial production growth rate for July 2025? जुलाई 2025 के लिए भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विकास दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 3.5%।
तो क्विक एस्टिमेट जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जारी किया जाता है हर महीने के 28 तारीख को, तो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट जुलाई महीने के लिए 3.5% रही है, जो कि 1.5% है जून 2025 में। तीन सेक्टर्स की ग्रोथ देखें तो माइनिंग में माइनस के 7.2% की ग्रोथ देखी गई, मैन्युफैक्चरिंग में 5.4%, इलेक्ट्रिसिटी में 0.6%। और जो आईआईपी की वैल्यू है 155 है, जबकि जुलाई में 149.8 थी। जुलाई 2024 में 149.8 थी, जुलाई 2025 में 155 है। माइनिंग के देखें 107.7 है, मैन्युफैक्चरिंग की 156.9 है, इलेक्ट्रिसिटी का 221.5 है। Morgan Stanley has revised India's real GDP growth forecast for financial 2025-26 to what percent? मॉर्गन स्टैनले ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। मॉर्गन स्टैनले ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है 2025-26 के लिए उसको अप किया है। तो इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.7% रहेगी 2025-26 में, पहले उन्होंने 6.2% बताया था। और अप्रैल से जून क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो ग्रोथ है वो 7.8% रही है। विच ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी हैज पार्टनर विद इन्फोसिस टू इनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? किस वैश्विक भुगतान कंपनी ने सीमा पार भुगतान बढ़ाने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने इन्फोसिस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है टू स्ट्रीमलाइन बैंक एक्सेस टू इट्स मूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पोर्टफोलियो थ्रू इंटीग्रेशन विद द फिनेकल कोप बैंकिंग प्लेटफॉर्म। How much has government mobilized through various highway asset monetization routes up to financial 25? वित्त वर्ष 2025 तक सरकार ने विभिन्न राजमार्ग परिसंपत्ति मुद्रीकरण मार्गों के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1,42,758 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट ने 1,42,758 करोड़ रुपए जुटा लिए हाईवे एसेट मोनेटाइज करके फाइनेंशियल 2025 में। और अभी भी ये जो करंट फिस्कल ईयर है इसमें 30,000 करोड़ रुपए और आने की उम्मीद है। मोनेटाइजेशन आप समझ रहे, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे बनाया सरकार ने, नेशनल हाईवे, अब उस पर टोल भी लिया जाएगा, तो टोल तो कलेक्ट करते रहेंगे, अब धीरे धीरे टोल बढ़ता मतलब टोल कई करोड़ों में टोल इकट्ठा होने में समय लगेगा, 20 साल 25 साल। तो सरकार ने क्या किया, सरकार को तुरंत पैसे चाहिए, सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप टोल इकट्ठा करते रहो और शुरुआत में पैसा दे दो। तो उस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए दे दिए गवर्नमेंट को और 20 साल तक टोल कलेक्ट करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो सरकार को तुरंत पैसा मिल गया उस नेशनल हाईवे को, यानी कि मोनेटाइज कर दिया, तुरंत उससे पैसा मिल गया। अब उस पैसे को कहीं और नेशनल हाईवे बनाने के लिए यूज कर लेगा। ठीक है, तो 3 चैनल से मोनेटाइज किया गया: टोल ऑपरेटर एंड ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन वाई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। What is the GST rate for super luxury, sin and demerit goods under the new reforms announced during 56th meeting of GST Council? GST परिषद की 56वीं बैठक के दौरान घोषित नए सुधारों के तहत सुपर लग्जरी, सिन और डिमेरिट वस्तु के लिए जीएसटी दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 40%। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने अपनी 56 मीटिंग में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को अप्रूव कर दिया है। और अब 2 स्लैब स्ट्रक्चर रहेगा, एक तो 5% का, एक 18% का जीएसटी का। ठीक है, और जो डिमेरिट गुड्स हैं या जैसे टबाको वगैरह, इनके लिए 40% रहेगा, जो सुपर या फिर सुपर लग्जरी कोई आइटम है। All the rate changes except those for tobacco and tobacco related products will come into effect from September 2022। 22 सितंबर से जितने भी चेंज रेट हैं ये अब मतलब इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से। जीएसटी अब तक मल्टीपल स्लैब्स में था, 5%, 12%, 18%, 28%। अब केवल 5% और 18% रहेगा। बाकी 40% सुपर लग्जरी, सीनियर डिमेरिट गुड्स के लिए रहेगा, जैसे पान मसाला, टोबैको, सिगरेट्स। ठीक है, बाकी जो नेट फिस्कल इम्प्लीमेशन होगा इसके कारण 48,000 करोड़ रुपए का होगा। अब ये आइटम आप अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने सारे लिख दिए हैं कि किस पे कितना लगेगा। ठीक है, जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर कम लगेगा, बाकी जो बड़ी गाड़ियां हैं उन पर ज़्यादा ही लगता रहेगा। इस तरह से भी है, इसमें सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। जैसे मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी इंजन कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 350 सीसी है,
ये 28% से घटकर 18% हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट भी 28 से घटकर 18% पर हो जाएगा। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, ब्रेड, इन पर 0% होगा, पहले 5% था। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन, इन पर 12% था पहले, अब 0% हो जाएगा। 40% इन पर लेगा, जो मैंने आपको बताया, गुटखा, तंबाकू और जर्दा, ये सब। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण ये है, जो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है और जो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज हैं, इन पे अब 0% लेगा, यानी कि अब जो आपकी ये पॉलिसीज होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सस्ती हो जाएंगी। पहले 18% लगता था इन पे, तो ये बहुत बड़ी राहत है। Which country has been named the most budget-friendly for expats in the 2025 Expat Insider Survey? 2025 एक्सपैट इंसाइडर सर्वेक्षण में किस देश को प्रवासियों के लिए सबसे अधिक बजट अनुकूल बताया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वियतनाम। तो यहाँ पर आप टॉप 5 कंट्रीज देख सकते हैं जो प्रवासियों के लिए सबसे अनुकूल है रहने के लिए। वियतनाम है, कोलंबिया है, पनामा है, चाइना है, थाईलैंड है। तो लगातार 5वीं बार या 5वें साल आप कह सकते हैं, वियतनाम ये मोस्ट बजट फ्रेंडली कंट्री है एक्सपर्ट्स के लिए। 46 डेस्टिनेशंस में इसने टॉप किया है 2025 एक्सपेक्ट इनसाइट सर्वे में, जिसे इंटरनेशंस द्वारा तैयार किया गया। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वो इस रैंकिंग में टॉप पर रही हैं, जैसे वियतनाम भी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ऑल कंट्रीज टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हैं। और वियतनाम के बाद कोलंबिया और पनामा दूसरे और तीसरे नंबर पर है। कनाडा सबसे महंगा है एक्सपेक्ट्स के लिए, उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम आता है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड अ ग्लोबल पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू मेक वुमेन्स क्रिकेट मोर इंगेजिंग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए किस कंपनी के साथ वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, गूगल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक लैंडमार्क ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस की है गूगल के साथ, ताकि जो महिला क्रिकेट है उसको और इंगेजिंग बनाया जा सके, फैन इंगेजमेंट उसमें अधिक बढ़ जाए। तो गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एंड्रॉइड गूगल जेमिनी, गूगल पे, गूगल पिक्सल, इन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ताकि जो फैन एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके, बढ़िया हो सके। और बाकी आप जानते हैं आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड एंड वेल्स में होगा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कंडक्ट किया है कामिंग रीजन, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर की तैयारी यहाँ पर की गई है एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशन में। और लार्ज स्केल मैन्यूवर्स, जिसमें ड्रोन सर्विलेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन, एयर रिटोरर ऑपरेशंस, ये सभी किए गए। विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट पोर्ट मॉरिसबी टू पार्टिसिपेट इन पापुआ न्यू गिनीज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट मॉरिसबी पहुंचा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आईएनएस कादमत। इंडियन नेवी का जो इंडिजीनियस एसडब्ल्यू कॉर्वेट है आईएनएस कादमत, ये पोर्ट मॉरिसबी पहुंचा है पापुआ न्यू गिनी की 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए। इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी, पापुआ न्यू गिनी की। विच स्टेट और यूटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ई बसेस इन इंडिया? भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ई बसों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन है, दिल्ली। तो डेटा के अनुसार 14,329 ई बसेस फिलहाल हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं और सबसे ज़्यादा दिल्ली में कर रही हैं 3,564। इसके बाद फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर उड़ीसा में। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम के जरिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है स्टेट्स को, ताकि वो ई बसेस को रोल आउट करें। ऑन विच स्टेट इज स्काई स्क्रैपर डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर वर्ष गगनचुंबी इमारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3rd सितंबर। हाँ 3rd सितंबर। तो एवरी ईयर स्काई स्क्रैपर डे 3rd सितंबर को मनाया जाता है।
बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में, 828 मीटर्स हाई है। संकाई टावर ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड में, और फास्टेस्ट एलिवेटर्स भी हैं यहाँ पर। स्काई स्क्रैपर डे 30 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस एच सुलिवन की, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स के नाम से जाना जाता है। स्काई स्क्रैपर मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। इंडिया जीएसटी कलेक्शंस इन अगस्त 2025 स्टूड एट, अगस्त 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1.86 लाख करोड़ रुपीस। तो इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन है ये 6.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है अगस्त 2025 में। लास्ट मंथ ये कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपीस का था, यानी कि कमी तो आई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें यानी कि अगस्त 2024 से कंपेयर करें तो 6.5% की वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और ये लगातार 8वां महीना है जब हमारा रेवेन्यू 1.8 लाख करोड़ रुपीस से अधिक का रहा है। नेट जीएसटी रेवेन्यू भी 10.7% से अप हुआ है और 1.67 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है। अप्रैल से अगस्त के पीरियड की अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की, तो ग्रोस जीएसटी कलेक्शन 9.9% बढ़ा है और 10 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है, जबकि सेम पीरियड में लास्ट ईयर ये 9.13 लाख करोड़ रुपीस था। हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस डिड यूपीआई प्रोसेस इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में यूपीआई ने कितने लेन देन दर्ज किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 20.01 बिलियन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो कि इंडिया का फ्लैगशिप रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, मैनेज किया जाता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा। इसने 20 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन मार्क कंप्लीट किए हैं अगस्त में, 20 बिलियन ट्रांजैक्शन इससे हुए हैं अगस्त में 20.01, जबकि जुलाई में 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। और इन ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी रही? 24.85 लाख करोड़ रुपीस। हालांकि जुलाई से कम है, जुलाई में 25.08 लाख करोड़ रुपीस रहे थे। अंडर द न्यू सेबी रूल्स व्हाट इज द नेट इंट्राडे पोजीशन लिमिट इन इंडेक्स ऑप्शंस पर एंटिटी? सेबी के नए नियमों के तहत प्रति इकाई इंडेक्स ऑप्शन में नेट इंट्राडे पोजीशन सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5000 करोड़ रुपीस। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये नए फ्रेमवर्क के साथ है जिसके जरिए इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में जो इंट्राडे पोजीशन है उसको मॉनिटर किया जाएगा। और सेबी ने नए रूल्स लाए हैं कि कितना जो ट्रेडर्स हैं, जैसे बिग इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकर्स हैं, वो कितना बाय या सेल कर सकते हैं इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में, जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऑप्शंस फ्यूचर्स में, इंट्राडे मतलब सिंगल डे में। तो नेट इंट्राडे पोजीशन 5000 करोड़ रुपए पर एंटिटी रहेगी, ठीक है। और जो एंड ऑफ द डे लिमिट है ये 1500 करोड़ रुपए की है, मतलब पहले 1500 करोड़ रुपए की थी लेकिन अब 5000 करोड़ रुपए पर एंटिटी रहने वाली है। ग्रोस इंट्राडे पोजीशन ये 10,000 करोड़ रुपए रहेगी। According to the Insurance Ombudsman 2023-24 annual report, which insurer received the highest number of complaints? बीमा लोकपाल की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस बीमाकर्ता को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट फॉर 2023-24 में दिखाया है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो लगातार थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स इंश्योरेंस के अगेंस्ट कर रहे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और डेटा में दिखाया गया है कि जो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंसेस हैं सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स इससे मिली है 13,308 की, और इनमें से 10,000 लगभग जो क्लेम रिजेक्शन है उससे संबंधित है। टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स है। पहले पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, दूसरे पर केयर हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरे पर नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, चौथे पर नेशनल इंश्योरेंस, पांचवें पर न्यू इंडिया एश्योरेंस। What is the theme of the International Day of Clean Air for Blue Skies 2025? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रेसिंग फॉर एयर एवरी ब्रीथ मैटर्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है वाला डे ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था कि 7 सितंबर को ये डे मनाया जाएगा। 2025 में इस डे का थीम है रेसिंग फॉर एयर एवरी ब्रीथ का मैटर्स। अच्छा, एक और डे है वर्ल्ड डुशेन अवेयरनेस डे। ये भी 7 सितंबर को ही बनाया जाता है। जो है डुशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, ये एक
काफ़ी रेयर प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बढ़ता जाता है, और इनमें मसल प्रोटेक्टिंग प्रोटीन की कमी होती है, जिन भी लोगों में ये सब होता है। और एक जीन होता है जो डायस्ट्रोफिन को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो मसल्स काफ़ी कमज़ोर बनने लगती है, और ख़ास करके जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन के कारण ये डिजीज़ होता है, इसलिए जो मेनली मेल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं इससे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन 2025? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है आईसीटी एंड एआई इन पुलिसिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन ये 7 सितंबर को मनाया जाता है, और पहली बार 2023 में मनाया गया था, जब इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के 100 साल पूरे हो गए थे। 2025 में इस डे का थीम है आईसीटी एंड एआई इन पुलिसिंग। Which company became the first ground handling firm in India to receive DGCA's newly mandated safety clearance? कौन सी कंपनी DGCA की नई अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग फर्म बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज। तो एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज ये फर्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बनी गई है भारत में, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो न्यूली मैंडेटेड सेफ्टी क्लियरेंस है वो प्राप्त हो गया है। तो ये सर्टिफिकेशन सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत प्रोवाइड किया गया है, और जो भी ग्राउंड हैंडलिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। तो ये इकलौती सेकंड कंट्री है भारत जिसने इस तरह के रेगुलेशंस बनाए हैं। DGCA new rules require ground handlers to demonstrate safety management systems, appoint accountable and safety managers, conduct recurrent staff training, and ensure infrastructure readiness. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, स्टाफ ट्रेनिंग बार बार आप चेक करें, और अकाउंटेबल एंड सेफ्टी मैनेजर्स को आप नियुक्त करें। India has announced how many scholarships for Afghan nationals for the academic year 2025-26। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए कितनी ई छात्रवृत्ति की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1000। देखिए, अफगान यूथ्स को हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए भारत ने 1000 ई स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं अफगान नागरिकों के लिए एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, और स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल्स इस स्कीम का ये हिस्सा है स्कॉलरशिप, और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा दी जा रही है। इसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं गवर्नमेंट के ई विद्या भारती हाई लर्न पोर्टल के जरिए। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट ऑर्गेनाइज्ड? 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इनोग्रेट किया गया है, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया CII ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में। इसका थीम रहा रीइमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी रेजिलिएंट रीजनरेशन रिस्पॉन्सिबल। Which institute collaborated with National Dope Testing Laboratory to develop a rare reference material for anti-doping? किस संस्थान ने एंटी डोपिंग के लिए एक दुर्लभ रेफरेंस मटेरियल विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी NIPER गुवाहाटी। तो एंटी डोपिंग एफर्ट्स को और मजबूत बनाने के लिए स्पोर्ट्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के तहत आता है, इन्होंने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के साथ कोलेबरेट किया है, और सक्सेसफुली एक हाई प्योरिटी रेफरेंस मटेरियल बनाया है जिसका नाम है मेथाडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM। ठीक है, तो ये क्या है ना, एक इस तरह टेस्टिंग के लिए, जैसे किसी में हमें ये चेक करना है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ली गई हैं जो जिन्हें बैन किया गया है, ठीक है, और जो प्रोहिबिटेड है ऐसी ड्रग्स तो नहीं लिया गया है, तो इस मटेरियल से आप जांच सकते हैं, और लगभग 450 सब्सटेंसेस को जांच सकता है मटेरियल जो बैन है उनको। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया मैडटेक एक्सपो 2025 हेल्ड? इंडिया मैडटेक एक्सपो 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने सेकंड एडिशन इनोग्रेट किया है इंडिया मैडटेक एक्सपो 2025 का भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइस, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। इस इवेंट का थीम रहा इंडिया ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब
precision engineering yet affordable. Which government department signed an MOU with Pfizer Limited to boost healthcare innovation? किस सरकारी विभाग ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फाइजर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। तो भारत के हेल्थ केयर इनोवेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एमओयू साइन किया है फाइजर लिमिटेड के साथ। तो इसका मतलब है जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और 60 लाख रुपए तक का हर एक स्टार्टअप को ग्रांट प्रोवाइड कराना। अब मान लीजिए किसी कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसने, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम ब्लड शुगर है, हम ब्लड से देखते हैं कि किसी का शुगर वगैरह कैसा है। अब किसी ने ऐसी मशीन बना दी या ऐसा टेस्ट बना दे कि हम सलाइवा से ही जो है शुगर का पता लगा लें, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास टेस्टिंग लैब नहीं है, ठीक है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह के जो कोई खोज करता है, कोई डेवलपमेंट करता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टार्टअप के लिए जो मेडिकल सेक्टर में 60 लाख रुपए तक की ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है और जो फाइजर लिमिटेड है वो इनको फैसिलिटी वगैरह लैब प्रोवाइड कराएगा। Which bank signed an MOU with DPIIT Ministry of Commerce and Industry to support startups and innovators across India? किस बैंक ने भारत भर में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को समर्थन देने के लिए डीपीआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एमओयू साइन किया है स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर एक स्टार्टअप इंगेजमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करेगा जिसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर डाला जाएगा। जो भी जो इनिशिएटिव है ये सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को आईसीआईसीआई बैंक का जो मुंबई बेस्ड एक्सेलरेटर फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। Which institution has retained first position in the overall category for 7 consecutive years on India Rankings 2025? भारत रैंकिंग 2025 में किस संस्थान ने लगातार 7 वर्षों तक समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान बरकरार रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इंडिया रैंकिंग्स 2025 को जारी किया है और जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को इसको इम्प्लीमेंट करता है ये। अच्छा, जो पहली इस तरह की इंडिया रैंकिंग्स रिलीज की गई 2016 में की गई थी, तब एक कैटेगरी और 3 सब्जेक्ट डोमेन्स थे जिनके हिसाब से रखा गया था इंस्टीट्यूट्स को। फिर न्यू कैटेगरीज और सब्जेक्ट डोमेन्स बढ़ते गए 2017 से 2025 के बीच में, ठीक है, और 9 कैटेगरीज अब हो गई। कैटेगरीज कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटीज, ओवरऑल, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और 8 सब्जेक्ट डोमेन्स अब हो गए हैं, पहले केवल 3 थे, अब 8 हो गए हैं। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, लॉ, मेडिकल, डेंटल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। इस इंडिया रैंकिंग 2025 में देख लेते हैं कौन किस रैंक पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये फर्स्ट पोजीशन पर है ओवरऑल कैटेगरी में, यानी कि ओवरऑल अगर हम मिलाकर देखें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आईआईटी मद्रास, ये लगातार 7वें साल 2019-2025 तक ये टॉप पर है। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें वहाँ पर भी टॉप पर है। अगर हम इंजीनियरिंग वाला कैटेगरी लें, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग वाला डोमेन लें अगर हम, तो इंजीनियरिंग के मामले में भी ये सभी इंस्टीट्यूट में टॉप पर है लगातार 10वें साल। जो टॉप 100 है ओवरऑल कैटेगरी में, इनमें 24 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 22 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 19 आईआईटीज़ हैं और आईआईएससी है, 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8 एनआईटीज़ हैं, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, 4 ISSERs हैं, 1 कॉलेज और 1 IARI है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में टॉप पर है लगातार 10वें साल, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में भी ये पहले स्थान पर है। IIM अहमदाबाद की बात करें तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ये टॉप पर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली की बात करें, ऑब्वियसली मेडिकल में ये टॉप पर है। जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ये फार्मेसी में टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आईआईटी मद्रास ये सिस्टम डेवलपमेंट गोल्स कैटेगरी में भी टॉप पर है। हिंदू कॉलेज ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, जितने भी कॉलेज हैं भारत में उनमें पहले नंबर पर है ये। आईटी रुड़की ये पहले नंबर पर है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये पहले नंबर पर है लॉ के मामले में, लॉ कॉलेजेस में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली ये टॉप नंबर पर है डेंटल सब्जेक्ट में।
इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये टॉप नंबर पर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में टॉप पर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये ओपन यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इनोवेशन कैटेगरी में भी टॉप पर है। सिम्बाइसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, ये स्किल यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में टॉप पर है। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।